हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। आप क्लास 10th में आ गए हैं तो क्लास 10th में जो विज्ञान सब्जेक्ट है इसके 3 शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम वीडियो को इस तरह लेकर आएंगे कि हमारी 1 या 2 वीडियो में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और उसके प्रश्न उत्तर भी हो जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है, रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई अंतर बताओ। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं उत्तर इसका। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो आपस में क्रिया करके उन्हें प्राप्त नहीं किया जाता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? जैसे आप घरों में देखते होंगे दूध से दही बनना। तो दूध से दही बना दिया जाता है लेकिन उसे दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, भोजन का पाचन, आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसका पाचन हो जाता है। पाचन हो जाता है एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होता है होगा। चलिए इसका नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अपक्रिया के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सकता है। परिभाषा देखते हैं। तो वे परिवर्तन जिन्हें अभिक्रिया के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे परिवर्तन जिन्हें अपक्रिया के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे बर्फ़ ले लीजिए, आप बर्फ़ ले लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है, उसको हीट दीजिए तो वो पानी बन जाएगी। और पानी को आप फ्रीज़र में लगाकर कोल्ड कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, ठीक है, तो पुनः बर्फ़ बन जाएगी। इससे देखने को मिलता है कि बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ ना। देखिए पहले बर्फ़ हमने लिया, उससे पानी बना दिया, फिर पानी से हम पुनः बर्फ़ को प्राप्त कर लिए, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग आप ज़रूर लगा कर लिखिए परिभाषा को। ठीक है, तो हेडिंग लगा देते हैं, फिर लिखते हैं वे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, वे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण पूछा तो उदाहरण हेडिंग वाइज लगा कर ही लिखें। सबसे पहले उदाहरण हेडिंग डालें, फिर लिखे ये शब्द समीकरण हमने दे दिया है, शब्द समीकरण शब्दों के द्वारा अपक्रिया कराई है। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये रिएक्ट होकर देते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक रिएक्शन ने दे दी है। जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 का फार्मूला होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जिंक
की रिएक्शन करा दी तो ZnSO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अभिकारक जब किसी अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा उनसे जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा उनसे बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये हमने एक रासायनिक समीकरण दिया है। ठीक है, जो पहले भी दिया था। ठीक है, तो इसमें जिंक और H2SO4 की अपक्रिया करा दी, जो ये आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब इनसे एक नया ये यौगिक बना, ठीक है, जिसे उत्पाद कहते हैं। जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो अपक्रिया से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ये नया पदार्थ है। ठीक है, जिसे उत्पाद कहते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसमें बन रहा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया जो होती हैं, रासायनिक अपक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसे हिंदी में ना लिखकर उसे रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कराते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अपक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको इस तरह ना दिखाकर आपको इस तरह दिखाना होगा, मैग्नीशियम प्लस O2, जब ये एरो का निशान लगा देते हैं रिएक्शन मतलब दिखाता है कि इस तरफ मतलब प्रोडक्ट देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये सैम्बलिक रिएक्शन है, ये है शाब्दिक रिएक्शन है, ये है सैम्बलिक यानी कि प्रतीकात्मक निरूपण, ये प्रतीक के द्वारा हमने रिएक्शन दे दी। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, अब संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये होता है कि जो ये हमने अभिकारक ले लिया तथा उत्पाद ले लिया तो इनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने इतने आसान शब्दों में परिभाषा लिखी है, हमने इतने आसान शब्दों में परिभाषा लिखी है कि हद ही नहीं। आप 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये याद ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, वो आया नहीं था। संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस O2 की यानी कि ऑक्सीजन की रिएक्शन जब कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, संतुलित रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है, रासायनिक समीकरण से किन किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि ये रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण से हमें किन किन तथ्यों की जानकारी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पॉइंट वाइज देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं आप बोर्ड की कॉपी में, रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रासायनिक समीकरण हो रही है, इसमें जो भाग ले रहे हैं तो इसके पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अब रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अपक्रिया कर रहे हैं, तो इसलिए हमें रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है, जिससे ये बना है। ठीक है, रिएक्शन हुई, इससे ये उत्पाद बना, इसलिए इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसी से रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक जो है, अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या अगर आपको ज्ञात है, मोलों की संख्या ज्ञात है, तो आप उसके द्रव्यमान की जानकारी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। ठीक है। अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है। आप इससे तो याद ही कर लेना, रट लेना, जो समझ में आना वो करना। ठीक है। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ये लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं कि निम्नलिखित प्रकार की ये लाइन लिखना ज़रूरी हो। ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अर्थात संयोजन मतलब संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है। संयोजन अपक्रिया, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व हों या यौगिक हों, ठीक है, संयोग करके अर्थात जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यौगिक लिया है कैल्शियम ऑक्साइड तथा O2 H2O। ठीक है। ये रिएक्शन आपस में हो रही, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, प्लस कुछ ऊष्मा भी निकलेगी, अर्थात ये बुझा चूना है, ये कली चूना। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा देते हैं। ठीक है। कोयले का दहन, दूसरी रिएक्शन हम ये दिखा सकते हैं, कोयले का दहन अर्थात कोयले की ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है। जो जब कोयले की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे होती हैं जिसमें अपक्रिया होने के पश्चात उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं इसमें क्या लिखी है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। हमने इतने आसान शब्दों में परिभाषा लिखी है कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो देखते देखते याद हो जाएंगी। तो परिभाषा क्या है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ये ऊष्मा निकल रही, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया और उसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसमें कुछ ऊष्मा भी निकलती है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज की अपक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलते हैं और 6H2O प्लस कुछ ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है, अर्थात ये एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त होती है जिसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। तो वे अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उन्हें विसंयोजन अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। तो वियोजन अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हमने एक यौगिक ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दिया, हीटिंग दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग हो गया। ठीक है। ये एकल उत्पाद है, एकल अपकारक लिया, इसको हीट किया, दो या दो से अधिक, दो हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्पादों का निर्माण हो गया, इसलिए इसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया अर्थात टूटने वाली अपक्रिया। यदि किसी अपक्रिया का वियोजन करने के लिए ऊष्मा विद्युत प्रकाश किसी के द्वारा भी वियोजन तोड़ा जा सकता है अपक्रिया को। ठीक है। देखते हैं, चलिए देख लेते हैं, इन पॉइंटों को भी देख लेते हैं। अगर
कैल्शियम ऑक्साइड हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसको हीट दिया, ठीक है, उष्मा दिया, ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, इसलिए इसे उष्मीय अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर उष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो उसे उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगर हमने जल ले लिया, उसको विद्युत धारा, उसमें धारा लगा दें, ठीक है, धारा लगा दें तो वो वियोजित हो जाएगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगी, तो इसलिए इसे कहते हैं विद्युत वियोजन अपक्रियाएं। अगर हमने AlCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड ले लिया, उसको प्रकाश दिया, ठीक है, तो वो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया जिन अपक्रियाओं को उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है उसे उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है उन्हें विद्युतीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं को प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाता है वो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। जो ये सभी प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं एक प्रकार की उष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं, अर्थात इनको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए ये उष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है इसमें विस्थापन अपक्रियाएं। तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं आइए देखते हैं। तो वे ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। तो कुछ क्रियाशील तत्व होते हैं, कुछ कम क्रियाशील तत्व होते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं और खुद जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन दी है, आयरन की अपक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करा दी गई है, ठीक है। तो ये FeSO4 बनता है प्लस कॉपर निकल जाता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर Fe है, यहाँ पर CuSO4 है, तो जो है ये इसको विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट ये इसको अलग कर दिया और यह खुद आकर आयरन से जुड़ गया है, ठीक है। इसलिए ये विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद जाकर बैठ जाती है या उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये रिएक्शन दी है Na2SO4 प्लस BaCl2, इसकी रिएक्शन बनी है BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए आयनों के बीच ये आयन है, किसमें का ये आयन है और एक ये आयन है, एक इसका ये आयन है, इसका ये आयन है, ठीक है। यहाँ पर Na2Cl2 ये देखिए ये इसको आयनों के द्वारा विस्थापित हो गई, इसलिए ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। ये इसका आयन इसके साथ चला गया, इसका आयन इसके साथ चला गया, इसलिए ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट हेडिंग है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन तथा अपचयन, तो उपचयन तथा अपचयन की है हम इसकी ट्रिक भी बता सकते हैं। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। तो उपचयन में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसे याद रखना कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो परिभाषा देखते हैं, उपचयन अपक्रियाएं ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि कॉपर प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया, ठीक है, इसलिए ये उपचयन अपक्रिया हो गई। अपचयन की अपक्रिया, ठीक है, इसको अपोजिट कर दीजिए। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को हमने जल से H2 से अपक्रिया करा दिया तो कॉपर यहाँ पर अलग हो गया और ये हाइड्रोजन का योग करके यहाँ पर अपचयन हो गया इसका, ठीक है, जल का अपचयन हो गया। अब ये जो अपचयन तथा उपचयन जो अपक्रिया हैं ये दोनों अगर एक साथ हो रही हैं तो एक नया नाम दे देते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो
ये ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन तथा उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए रिएक्शन देखिए, CuO प्लस H2 रिएक्शन हुई Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, इसलिए ये उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, अभी हमने बताया था ऑक्सीजन का योग ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो CuO है यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग दे दिया, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर से हटा दिया, इसलिए ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण का क्या अर्थ है? जैसे कि आप कुछ घर में देखते होंगे, लोहा है या चांदी है तो उस पर लोहे पर जंग लग जाता है और चांदी जो होती है उस पर काली परत चढ़ जाती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा तो इसमें थोड़ा टफ लिखी है, चलिए हम बता देते हैं। तो जब कोई धातु, आयरन जो है, चांदी, तो ये दोनों सब एक प्रकार की धातु ही हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता बोले तो नमी, और नमी या ऑक्सीजन से जब मतलब जो खुले में होती है तो ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, इसलिए अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो संक्षारित हो जाते हैं, उस पर जंग लग जाती है। ठीक, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो उदाहरण देते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, काली परत लग जाना। ठीक है, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वेरी IMP क्वेश्चन है, अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? आप ये देखते होंगे दुकानों पर जो चिप्स आती है, कटोरी आती है, जो 5 रुपये के पाउच मिलती है, पैकेट मिलती है, उसमें थोड़ी सी कटोरी होती है और उसमें कुछ गैस भरी होती है। तो गैस क्यों भरते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। विकृत गंधिता प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। अपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन को रोका जाएगा, इसलिए ठीक है, ऑक्सीजन को रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भर देते हैं ताकि अपचयन न हो। जब अपचयन नहीं होगा तो उसमें संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, संक्षारण अर्थात वो जो सामग्री उसके अंदर खाने वाली सामग्री भरी है वो खराब नहीं होगी। चिप्स बनाने वाले चिप्स के अंदर ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन को भर देते हैं क्योंकि वो कम क्रियाशील होती है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।